Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nassar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, today we are going to discuss a topic from FSC Part 2 which is also important for all sort of entry test. तो स्टूडेंट आज का मेरा टॉपिक है ट्रेंड्स इन द सोलबिलिटी of hydroxide, sulfate and carbonate of alkaline earth metal. अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे बात करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उन कॉन्सेप्ट की मदद से आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल की डाउन द ग्रुप बढ़ेगी या कम होगी, सल्फेट की सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी या कम होगी, कार्बोनेट की सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी या कम होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ एंड तक देखना और फिर अपना फीडबैक देना। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, सोलबिलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। किसी कंपाउंड की सोलबिलिटी वाटर के अंदर दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। वन इज लैटिस एनर्जी, अदर इज हाइड्रेशन एनर्जी। स्टूडेंट लैटिस एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की वो मिकदार जो एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसको आप लैटिस एनर्जी कहते हैं। यह एनर्जी की वो मिकदार जो एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस आयन से बनाने के दौरान रिलीज हो, उसको भी लैटिस एनर्जी कहते हैं। दूसरी स्टूडेंट हमारे पास क्या? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की वो मिकदार होती है जो रिलीज हो जब एक मोल गैसियस आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट करें। वाटर के साथ एक मोल गैसियस आयन के इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी कंपाउंड की सोलबिलिटी उसकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के दरमियान डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। याद रखना, अगर किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई, हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई, वो कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। अगर किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुई, लैटिस एनर्जी कम हुई, वो कंपाउंड डिसॉल्व होगा। अब अगर दो कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा? स्टूडेंट याद रखना, जितना ज्यादा हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। लेकिन सोलबिलिटी के लिए शर्त है कि हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। अब स्टूडेंट इसको मैं एक दूसरे स्टाइल से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। स्टूडेंट याद रखना, किसी कंपाउंड की सोलबिलिटी डिपेंड करती है बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन द क्रिस्टल लैटिस एंड अट्रैक्शन ऑफ दीज इंडिविजुअल आयन ऑफ कंपाउंड विद वाटर। किसी कंपाउंड की सोलबिलिटी डिपेंड करती है कि कैटायन और एनायन के दरमियान क्रिस्टल लैटिस में क्या अट्रैक्शन है और उन कैटायन और एनायन और वाटर के आपस में क्या अट्रैक्शन है। अगर बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन ऑफ ए कंपाउंड इन क्रिस्टल लैटिस इज हायर देन द अट्रैक्शन ऑफ दीज इंडिविजुअल आयन विद वाटर, देन क्या होगा? ऐसे कंपाउंड लेस सॉल्युबल होंगे, ऐसे कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होंगे। जितनी इंडिविजुअल आयन की वाटर के साथ अट्रैक्शन उन आयंस की आपस में अट्रैक्शन से ज्यादा होगी तो वो कंपाउंड उतने ज्यादा सॉल्युबल होंगे। ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था। स्टूडेंट याद रखना, मैंने बात की आपके लिए, मैं रिपीट कर देता हूं कि सोलबिलिटी डिपेंड करेगी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की रिलेटिव अमाउंट पे। जितना इनके दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा उतना कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब स्टूडेंट याद रखना, मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। किसी कंपाउंड की सोलबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन द साइज बिटवीन कैटायन एंड एनायन।
कैटायन और एनायन के दरमियान अगर डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी, सोलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से बताता हूं। अगर मेरे पास एनायन छोटा है, वो छोटा एनायन छोटे कैटायन से मिलेगा तो इनके साइज में डिफरेंस कम होगा, तो कम सॉल्यूबल होगा। अगर एनायन छोटा है तो कैटायन का साइज बढ़ने के साथ साथ सोलिबिलिटी बढ़ेगी। अगर एनायन बड़ा है तो कैटायन के साइज बढ़ने के साथ सोलिबिलिटी कम होगी। याद रखिएगा ये बात। अगर एनायन छोटा है, कैटायन का साइज जब बढ़ेगा, एनायन और कैटायन के साइज में डिफरेंस बढ़ेगा, तो हमारे पास सोलिबिलिटी बढ़ेगी। अगर स्टूडेंट एनायन बड़ा है, जब कैटायन छोटा होगा डिफरेंस ज्यादा होगा, कैटायन बढ़ेगा डिफरेंस कम होता जाएगा, और बढ़ेगा और कम होगा। अगर एनायन बड़ा है तो फिर कैटायन का साइज बढ़ने के साथ सोलिबिलिटी कंपाउंड की क्या होगी, कम होगी। यह शॉर्ट ट्रिक है, आपने समझनी है। अब स्टूडेंट हमें 3 तरह के कंपाउंड दिए हुए हैं, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट एंड कार्बोनेट। याद रखना स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड छोटा कैटायन है। अब आप समझ चुके हैं, हाइड्रोक्साइड छोटा कैटायन है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायन का साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है, तो हाइड्रोक्साइड छोटा कैटायन है। जब हाइड्रोक्साइड छोटा कैटायन है, बेरिलियम और हाइड्रोक्साइड के साइज में कम फर्क है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड के साइज में ज्यादा फर्क है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड में और ज्यादा फर्क है। जितना कैटायन और एनायन के साइज में फर्क बढ़ेगा, उतना स्टूडेंट हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में डिफरेंस बढ़ेगा। याद रखना, उतना हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में डिफरेंस बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, फिर हमारे पास सोलिबिलिटी क्या होती जाएगी, सोलिबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। सोलिबिलिटी क्या होती जाएगी, सोलिबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। तो याद रखना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आपने जो सीखनी है वो ये वाला सीखनी है। अब नीचे की तरफ हाइड्रोक्साइड और कैटायन के साइज में फर्क बढ़ता जा रहा है। जब ये फर्क बढ़ता जाएगा तो सोलिबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। यही वजह है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ज्यादा सॉल्युबल, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और ज्यादा सॉल्युबल, बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल। स्टूडेंट, ग्रेटर सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रुप इज कंफर्म बाय केएसपी वैल्यू ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड। जब हम इन हाइड्रोक्साइड की केएसपी वैल्यू देखते हैं तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की केएसपी वैल्यू होती है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की स्टूडेंट केएसपी वैल्यू होती है बहुत ही कम, 1.6 इंटू 10 raised to the power -26। केएसपी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब सोलिबिलिटी ज्यादा। जब मैं देखता हूं बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के केएसपी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है स्टूडेंट, 5.4 इंटू 10 raised to the power -3। ये वाली वैल्यू केएसपी की है, किसके लिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये बात इंडिकेट करती है कि हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। अब स्टूडेंट आपके एमसीक्यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल। ऑप्शन 1 होता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो नीचे जो होगा, जो एलिमेंट, उसका हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आंसर होगा। स्टूडेंट याद रखना, जब मैं सल्फेट की बात करता हूं तो सल्फेट बड़ा एनायन है, सल्फेट बड़ा एनायन है। सल्फेट और बेरिलियम कैटायन के साइज में ज्यादा फर्क है। नीचे की तरफ जब आएंगे कैटायन का साइज बढ़ेगा, कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस कम होता जाएगा। जब कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस कम होगा, सोलिबिलिटी कम होगी। यही वजह है कि सल्फेट की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। मतलब बेरिलियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल, मैग्नीशियम सल्फेट कम सॉल्युबल, कैल्शियम सल्फेट और कम सॉल्युबल, स्ट्रोंशियम सल्फेट और कम सॉल्युबल, बेरियम सल्फेट ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। तो स्टूडेंट यहां पे आपको जहन में रखना है, या अपने ट्रिक्स अपने जहन में रखनी है जो मैंने आपको बताई है कि सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस इन द साइज ऑफ, डिफरेंस इन द साइज बिटवीन कैटायन एंड एनायन। इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है जी।
अब स्टूडेंट सल्फेट की सोलबिलिटी बेरिलियम टू बेरियम क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? चूंकि कैटायन और एनायन के दरमियान डिफरेंस कम होता जाता है। चूंकि आपके पास जब बड़ा एनायन हो, याद रखना जब बड़ा एनायन हो, और शॉर्टकट बताता हूं, जब बड़ा एनायन हो तो डाउन द ग्रुप सोलबिलिटी कम होगी, जब छोटा एनायन हो डाउन द ग्रुप सोलबिलिटी बढ़ेगी। स्टूडेंट बात करते हैं कार्बोनेट की, बात करते हैं। कार्बोनेट भी क्या है, बड़ा एनायन है। जब कार्बोनेट बड़ा एनायन है तो फिर हमें पता है कि जब एनायन बड़ा होता है तो सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब स्टूडेंट याद रखना, जनरली अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट प्योर वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं इन स्लाइटली एसिडिक मीडिया, यानी जब स्लाइटली एसिडिक मीडिया होगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट की सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बेरिलियम कार्बोनेट इन स्लाइटली एसिडिक मीडिया इज मोर सॉल्युबल देन मैग्नीशियम कार्बोनेट which is more soluble than calcium carbonate, which is more soluble than strontium carbonate, and least soluble is barium carbonate. तो स्टूडेंट ये था solubility trends of hydroxide, सल्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। बाद दफा आपका MCQs होता है, which of the following compound solubility increases down the group in alkaline earth metal? Number 1 hydroxide, नंबर 2 सल्फेट, नंबर 3 कार्बोनेट, ऑल ऑफ दीज। तो सबकी सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज नहीं होती। किसकी इंक्रीज होती है? ऑक्साइड की इंक्रीज होती है। तो मैंने स्टूडेंट आपको शॉर्टकट बता दिया, अगर एनायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज छोटा होने से किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप सोलबिलिटी बढ़ेगी। अगर एनायन का साइज बड़ा हो तो किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप सोलबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मेरे पास फ्लोराइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, फ्लोराइड छोटा है, फ्लोराइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। लेकिन आयोडाइड की जब बात करूंगा, आयोडाइड का साइज बड़ा है, आयोडाइड बड़ा एनायन है, तो आयोडाइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? यह पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। ये स्टूडेंट ईटा एमडी कैट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार दफा यहां से MCQs पूछा जाता है और बोर्ड के इम्तिहान में भी बार दफा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द ट्रेंड्स इन सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।